नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 24 की। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रोज की तरीके से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछूंगा, जिसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसका जवाब देना है। ये जो मैंने पढ़ाया है, ये एन आर सुंडा जी की जो बुक है, उसी बुक से मैंने ये सभी 20 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ रखे हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाओ और वो जो वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं उसको आप पहले लेक्चर्स को कायदे से देखो। उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो। इससे आपका क्या होगा, एक तो रिवीजन भी होता रहेगा, ऊपर से प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का जब आप हमें पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? @विजय कुमार गिरी 945। जैसे ये लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना और लिख के फिर सर्च कर लेना, तो आपको वहां पे एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। ये दोनों चीजें आप हमारे पास भेज दोगे तो उसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो आपको आराम से आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स, LAI। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो आप चाहें तो वहां से देख भी सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बात किया जा रहा है कि लीफ एरिया इंडेक्स जो है, इसको इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था। नॉर्मली बोरलॉग ने किया था, या वॉटसन ने किया था, या एम एस स्वामीनाथन ने किया था, या मेंडल ने किया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो वॉटसन। वॉटसन ने ही दिया था लीफ एरिया इंडेक्स। अगला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल लीफ एरिया बटा ग्राउंड एरिया, या फिर ग्राउंड एरिया बटा टोटल लीफ एरिया, या फिर टोटल लीफ एरिया बटा ग्राउंड एरिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, आप लोगों को बताना है। थोड़ा देर सोचिए, फिर सोच के बताइए कि लीफ एरिया इंडेक्स जो है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल लीफ एरिया बटा ग्राउंड एरिया। ठीक, टोटल लीफ एरिया बटा ग्राउंड एरिया। इसको समझेंगे कैसे? जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में ऐसे पत्तियां हैं। ठीक, एक पत्ती का हम एरिया निकाल लेते हैं। इसके बाद जितनी पत्तियां होती हैं प्लांट में, जैसे मान लो एक प्लांट में 100 पत्तियां हैं, एक पत्ती का जो एरिया है वो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? लीफ का एरिया आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक, अब ग्राउंड एरिया मान लो कि मिट्टी जो है वो कितना है, एक पौधा जो है वो इतना ग्राउंड एरिया कवर कर रहा है, जितने उसके बीच में स्पेसिंग होती है, जैसे रो टू रो जो डिस्टेंस होता है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं प्लांट का एरिया, सॉरी ग्राउंड एरिया। अब ग्राउंड एरिया मान लो 10 10 मीटर गुणे 10 मीटर पे लगा है, फिर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से ये 3 जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पर बचा, 3 जीरो 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? लीफ एरिया इंडेक्स। इस तरीके से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, बोले तो LER इंडिकेट व्हेन इट इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये इंटरक्रॉपिंग हमारे लिए नहीं बेनिफिशियल है, सॉरी ये नॉट बेनिफिशियल है, या फिर बेनिफिशियल है, या सोलो क्रॉपिंग ज्यादा इफिशियंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्या हो रहा है? बेनिफिशियल हो रहा है। ध्यान से समझना, बेनिफिशियल कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि हमने 1 रुपया क्या किया, गेहूं की फसल में लगाया। क्या किया?
गेहूं की फसल में लगाया तो हमको कितना मिल रहा है, 1.5 रुपए मान लो मिल रहे हैं। सबसे बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। अब मान लो 1 रुपया मैंने उसी उतने ही खेत में उतना ही संसाधन यूज करके 1 रुपए में गेहूं लगा दिया, और उसी में हमने क्या कर दिया, मस्टर्ड लगा दिया। अब इन दोनों को जब हमने बेचा तो हमको कितना मिल गया, वन वन या 2 रुपए मिल गए, ठीक। तो पहले हमको 1.5 रुपए मिल रहा था, अब हमको 2 मिल रहा है। तो यानी कि ये कितना हो रहा है, ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है। तो ये रेशियो की बात हो रही है, तो यहाँ पर रेशियो निकाला जा रहा है। जैसे पहले इतना मिल रहा था, अब हमको मिल रहा है। अगर हमको इतना ही मिल रहा है तो रेशियो तो 1:1 का हो गया। 1.5 बोले तो 1:1 का हो गया। लेकिन अगर ये 2 हो गया, यानी कि जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया। तो मान लो यहाँ पर 1.5 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो बढ़ गया ना। 1.5 और 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 20 आएगा। 15 और 20 तो कितना हो गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5×3 = 15, और ये 3:4। अगर ये 3:4 को भी देखेंगे तो ये एक से ज्यादा ही निकलेगा, क्योंकि 3 एक से ज्यादा है, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो, तो ये ज्यादा हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, हमारे लिए बेनिफिशियल, हमको इंटरक्रॉपिंग कर देनी चाहिए। LER अगर 1.1 है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर 1.1 है तो लीफ ये LER जो है ये कितना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 फसलें लगा रहे हैं तो हमको लगभग 10% ज्यादा यील्ड मिल रही है। जैसे मान लो अभी जो मैंने गेहूं का बताया था, ऐसे आप समझो। जैसे मान लो यहाँ पर गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, लगभग यहाँ पर 15 किलो था। लेकिन यहाँ पर दोनों मिला के आपको 20 किलो का उत्पादन मिल रहा है, ठीक। गेहूं और गेहूं और सरसों दोनों मिला के 20 किलो मिल रहा है, और पहले कितना मिल रहा था, केवल 15 किलो गेहूं मिल रहा था। तो 5 किलो हमको जो सरसों, या 5 किलो जो एक्स्ट्रा उत्पादन जो हमको मिला, वो हमारा प्लस में गया। तो अगर 1.1 है तो यानी कि 10% हमारा यील्ड जो है वो बढ़ गया। जैसे मैं वहां रुपए में बता रहा था, यहाँ यील्ड में बात की जा रही है। और एक्चुअल में यील्ड जो होती है वो मतलब जो ये निकाला जाता है, ये हमारा यील्ड में ही निकाला जाता है, ठीक। तो हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या हो रहा है कि 10% हमको ज्यादा यील्ड मिल रही है। तो आपका जो ऑप्शन हो, मैंने पहले ही बता दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट कल्टीवेटेड एरिया बटा टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, या टोटल क्रॉपिंग एरिया मल्टीप्लाई अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर टोटल कल्टीवेटेड एरिया अपॉन क्रॉपिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर हो सकता है, आपको सोचना है। ध्यान से सोच लीजिए, एक बार देख लीजिए, देख के फिर हमें बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है। 1 हेक्टेयर लैंड में हमने एक साल में एक बार गेहूं कर दिया, और एक बार हमने क्या कर दिया, एक बार हमने उसमें धान की खेती कर दी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमारा कितना आएगा, ऊपर ये दोनों जुड़ जाएगा, बटा 1 मल्टीप्लाइड बाई इतना 100। तो अपना कितना आएगा, 200%, सॉरी 200 क्या आ जाएगा, परसेंट। ये जो होता है, ये इसमें लास्ट में परसेंटेज होता है, तो हमारा 200% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी है, 200% है। एक साल में हमने 2 फसल लगा ली तो 200% हो गया। यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। आगे हम पूछते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में इस समय जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है, आप लोगों को बताना है। इसमें से 110 है, 135 है, या 143.6 है, या 200 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है। तो जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास उपलब्ध है, इसमें 143.6 जो है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना हमारे पास 143.6% जो है, ये इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने अभी 200% बताया था ना, एक एक बार में 2 फसल लेते हैं। एक साल में यहाँ 1.5 फसल लेने की बात हो रही है, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। व्हाट रिमेन फिक्स्ड इन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में कौन सी चीज फिक्स होती है, लैंड फिक्स होती है, या क्रॉप फिक्स होती है, या फर्टिलाइजर, या फिर इरिगेशन मेथड। इनमें से एक चीज फिक्स होती है, जो कि 100% श्योर है कि वो फिक्स ही रहेगी। क्रॉप रोटेशन में हम
क्रॉप को रोटेट करते हैं तो ये तो गलत हो गया। फर्टिलाइजर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में हम सेम ही फर्टिलाइजर डालें। हो सकता है दूसरी फसल में कोई दूसरा फर्टिलाइजर डालना पड़े, हो सकता है इसमें कुछ दूसरा फर्टिलाइजर डालना पड़े, इरिगेशन मेथड भी चेंज हो सकता है। तो केवल और केवल एक ही चीज है जो चेंज नहीं होती, वो है लैंड। क्रॉप रोटेशन में लैंड नहीं चेंज होती, और लैंड रोटेशन में क्या होता है, झूमिंग कल्टीवेशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। Which type of crop should be cultivated after cereal in crop rotation? सीरियल के बाद हमको कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए, यानी कि अगर हमने अनाज वाली फसल ग्रो कर ली है तो अगली क्रॉप कौन सी ग्रो करनी चाहिए। तो मैंने इसको कई बार बताया है, आप लोगों को बताना है। कोई और सीरियल क्रॉप बोनी चाहिए, यानी कि गेहूं के बाद धान, या फिर पल्सेस यानी दाल वाली फसलें, या फिर तेल वाली फसलें, या फिर कोई सब्जी उगा लेनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पल्सेस होगा। क्यों? ये सभी चीजें मैंने बताया था कि राइजोबियम होता है इसके अंदर, जो फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फिर अगली बार जब हम सीरियल लगाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ये सब जो चीजें हैं वो मैंने बहुत डिटेल में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ाया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया है उसमें भी इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। Which of the following is not a benefit फॉर क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन में कौन सी बेनिफिट नहीं होती है? मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल इरोजन, मैनेज हार्मफुल पैथोजन, कंजर्व मॉइस्चर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका नहीं हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, इंक्रीज सॉइल इरोजन, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन जो होता है ये घटता है, सॉइल इरोजन चेक हो जाता है, रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशन इंटेंसिटी? ये रोटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, इसको आपको बताना है। इसमें ध्यान से समझना क्या है। रोटेशन इंटेंसिटी और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोले तो ये, सॉरी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशन इंटेंसिटी, इन दोनों में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है टोटल क्रॉप्ड एरिया। आपने टोटल कितनी क्रॉप ग्रो करी है और आपके पास टोटल एरिया है कितना। तो इससे हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। जबकि रोटेशन इंटेंसिटी में आपको बताना है नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया अपॉन 100। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो क्वेश्चन काफी कठिन सा है, तो पहले थोड़ा सा ध्यान से देखना फिर बताना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले व्हीट लगाया फिर राइस लगाया, दोनों एक साल में हमारा तैयार हो गया। तो कितनी फसलें हैं, दो फसलें हैं। तो नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन दो फसलें हैं, और क्रॉप रोटेशन एक साल का है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसमें कितना हो गया, अगर गेहूं और इसका कर दिया एक साल में तो ये आ गया। अब ध्यान से समझना, इसमें मान लो हमने पहले व्हीट लिया फिर राइस लिया, इसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसमें फिर से हमने शुगर केन लगा दिया, गन्ना लगा दिया। तो कितनी फसलें हो गई क्रॉप रोटेशन में, तीन फसलें हो गई। कितने साल में, क्योंकि जो शुगर केन है ये 2 साल की फसल है तो 2 साल कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 150% आएगा। तो क्रॉप रोटेशन कितना आ रहा है, 150%, यानी कि एक साल में हमने कितनी फसल को चेंज किया। एक साल में कितनी फसल को चेंज किएंगे उतना परसेंट, अगर दो फसल को चेंज करेंगे तो 200%, तीन फसल को चेंज करेंगे तो 300%, पांच फसल को चेंज करेंगे तो 500%। तो ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जब मैंने पढ़ाया था तब भी बहुत डिटेल में बताया था। कुछ क्रॉप रोटेशन हैज 20% इंटेंसिटी, राइस या पी, व्हीट एंड शुगर केन, ग्राउंडनट एंड व्हीट, और पैडी एंड कोडो पोटैटो एंड शुगर केन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, राइस एंड पी, क्योंकि राइस और पी दोनों एक ही साल के अंदर ग्रो हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्राउंड नट और व्हीट की, तो खैर ये भी हो जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको भी लगा सकते हो, ऑप्शन सी को भी, और ऑप्शन इसको भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। खरीफ में हमने ग्राउंड नट लगा दिया, रबी में व्हीट लगा दिया। हमने खरीफ में राइस लगा दिया और रबी में पी लगा दिया। तो ये दोनों की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है,
दोनों की लगभग 200% हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये आपका दोनों ही सही हो जाएगा। Which of the following crop rotation has 150 क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी 150 है? राइस, पी, ग्राउंडनट, व्हीट एंड शुगर कैन, पैडी, पोटैटो एंड शुगर कैन, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 150% हो रहा है? तो 150% आपका किसमें हो सकता है? जब आपका क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाए, पैडी, पोटैटो, शुगर कैन, ये हो जाए पैडी, पोटैटो और शुगर केन, ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, ग्राउंड नट, व्हीट एंड शुगर केन। ध्यान से समझना, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ग्राउंड नट ये और व्हीट एक साल में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, शुगर केन एक साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 फसलें 2 साल, गुणित तो कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 150%, यही पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना, इसमें एक चीज ये भी है जो आपको कंफ्यूज, ये तो राइस और पी, ये तो एक ही साल में है तो 200% हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पैडी लगाएंगे, फिर पैडी के बाद पोटेटो लगाएंगे, फिर पोटेटो को खोद के फिर हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। तो आपका जो पैडी, पोटेटो, शुगर कैन है, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है, व्हाट डज द क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू? क्रॉपिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? द क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फार्म, द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए फार्म, द इरिगेशन मेथड यूज्ड, द साइज ऑफ द फार्म। इनमें से क्रॉपिंग सिस्टम किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो क्रॉपिंग जो सिस्टम होता है वो रिफर्स करता है आपका ए क्रॉपिंग पैटर्न यूज इन फॉर्म। किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न यूज किया जा रहा है किसी एक फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला है व्हाट डज, अब देखो इसमें एक चीज है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैंने बहुत ही डिटेल में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ाया है, और जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है वहां पर भी मैंने बहुत डिटेल में इन सभी चीजों को पढ़ाया है। तो आप एक बार अगर पढ़ के इसका आंसर दे रहे होंगे तो आपको हर चीजें समझ में आ रही होंगी। व्हाट डज हार्वेस्टिंग इंडेक्स, बोले तो HI मेजर्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स में क्या मेजर किया जाता है? वाटर अवेलेबिलिटी टू द सॉइल, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 थ्रू फोटोसिंथेसिस, या टोटल बायोमास ऑफ द क्रॉप, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालते हैं। आगे है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स? हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? बायोलॉजिकल यील्ड बटा इकोनॉमिक यील्ड गुणे 100, इकोनॉमिक यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड गुणे 100, बॉटेनिकल यील्ड बटे नेट कल्टिवेटेड एरिया गुणे 100। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन काफी कठिन सा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देके फिर बताना है। इसमें बात करेंगे क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी, बोले तो इकोनॉमिक यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जो है ये अपना किसका फॉर्मूला है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स का। इकोनॉमिक यील्ड का क्या मतलब, जैसे मान लो हमने गेहूं की फसल लगाई, तो इसमें जो गेहूं हो जाएगा वो हमारा इकोनॉमिक यील्ड हो जाएगा, और बायोलॉजिकल जो यील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भूसा और गेहूं, गेहूं और भूसा दोनों मिला, गेहूं प्लस भूसा दोनों मिला दिया जाएगा और बड़े से शो कर देंगे। तो गेहूं का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है ऐसे निकलेगा, मान लो 50 किलो गेहूं निकला और 50 किलो भूसा निकल गया। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। तो ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 50/100 गुणे 100, इससे ये कट गया, कितना आया, 50 आ गया। हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर टर्म ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स? हार्वेस्टिंग इंडेक्स को और क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, या कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर पार्टी पार्टीशनिंग कोफिशिएंट। इसमें से कौन सा है? तो कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब CO2 कितना पौधा एब्जॉर्ब किया, उसमें उसने कितना इकोनॉमिक यील्ड दी, और उसने कितना बायोलॉजिकल यील्ड ली, इसी का जो होता है रेशियो, उसी का जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, वो हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस फार्मूला इवॉल्व?
कॉफिशिएंट इफेक्टिवनेस की वजह से कौन सा फॉर्मूला इवॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें? लीफ एरिया इंडेक्स का, ग्राउंड नट का, या फिर सिंक का एंड सोर्स अपॉन 100 का, नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल क्रॉपिंग एरिया, इनमें से कौन सा है? ध्यान से समझना। इसमें जो आपका मैंने पढ़ाया था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इकोनॉमिक यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड, जिसमें इकोनॉमिक यील्ड और गेहूं और भूसा दोनों मिलाएंगे इसमें। तो इकोनॉमिक यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड प्लस बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी को हम और दूसरा रूप में लिखते हैं, इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सिंक बोल देते हैं, और बायोलॉजिकल यील्ड को हम क्या बोल देते हैं, सोर्स बोल देते हैं। ठीक। सिंक और सोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके का जो फॉर्मूला है, तो इसको यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। ठीक। ये वाला और ये वाली दोनों चीज एक ही होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोल लो, और चाहे फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी बोल देते हैं। बस ये सोर्स जो होता है, सोर्स का क्या मतलब होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक, यानी कि पत्तियां आ जाएंगी, लीफ आ जाएगी। और जो सिंक है, सिंक माने यानी हमारा जो ग्रेन है, सिंक में क्या होता है, हमारा जो ग्रेन है, जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो चीजें बन रही होती हैं, जैसे गेहूं में ग्रेन हो जाएगा, पोटैटो में ट्यूबर हो जाएगा, गन्ने में स्टेम हो जाएगा, और केले में आपका फल हो जाएगा। तो ये सभी चीजें अलग अलग पौधों में अलग अलग हो जाती है, सिंक और सोर्स। सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस करके जो भोजन बनाता है पौधा, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज बना रहा है वो। और सिंक क्या होता है, जो बना रहा है। ठीक। सिंक जहां स्टोर हो रहा है एनर्जी, और सोर्स जहां से फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहां से एनर्जी बन रही है। तो सोर्स से एनर्जी बनती है और सिंक में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे केले की पत्तियों में एनर्जी बनती है, और केला जो हम खाते हैं वहां पर आके स्टोर होती है। तो केला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंक हो जाएगा, और केले की पत्तियां क्या हो जाएंगी, सोर्स हो जाएंगी। Which part of the plant act as a source of coefficient of effectiveness? प्लांट का कौन सा पार्ट सोर्स रहता है coefficient of effectiveness का? रूट, लीफ, स्टेम या फ्लावर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, लीफ। क्योंकि जो लीफ होता है केवल वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस केवल पत्तियों पर होता है, तो इसी वजह से जो सोर्स होगा वो क्या होगा, पत्तियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मेजर इशू कास्ड बाय सोरगम स्टेबल? सोरगम स्टेबल की वजह से कौन सा मेजर इशू होता है? नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन, इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड मॉइस्चर रिटेंशन, या फिर फास्टर डिकम्पोजिशन? तो इसमें जो ऑप्शन है, नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन। जब सोरगम का स्टेबल जो बहुत खेतों में पड़ा रहता है, सोरगम समझते हो, सोरगम का मतलब क्या होता है, ज्वार। ये जो ज्वार जो होता है ये खेत में पड़ा रहता है, ज्वार के जो डंठल वंठल है, ये जो खेत में पड़े रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन होने लगता है। यानी कि ऐसे सीधे सीधे समझो कि नाइट्रोजन हमारे खेत में तो रहेगा, लेकिन ये पौधों को एब्जॉर्ब नहीं होगा, पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट पौधे तभी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब वो मोबिलाइज्ड फॉर्म में होगा। अगर इमोबिलाइज फॉर्म में हो जाएगा तो पौधे उसको ले ही नहीं पाएंगे, तो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस सोरगम इफेक्ट? सोरगम इफेक्ट जो होता है, जैसे नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन कर देता है, तो क्योंकि नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन पौधों को बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, नाइट्रोजन जो पौधों को हम दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कुछ नाइट्रोजन इमोबिलाइज हो जाएगा, जैसे मान लो हमने 10 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया, तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन देने से अगर उसमें 3 किलोग्राम हमको पौधे को नहीं मिल रहा है, केवल 7 ही मिल रहा है, और हमको पौधे को देना है 12 किलोग्राम, तो हम इसको बढ़ा देंगे, इसको 15 कर देंगे, जिससे हमें जो 12 चाहिए वो मिल जाए। ठीक। तो यही पूछा जा रहा है, तो कितना परसेंट हम बढ़ा देते हैं? 10% बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन, 15%, 25%, या फिर 50%? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो 50% हम बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो हम 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे। अगर सोरगम के बाद अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं, तो उसमें अगर उस फसल में हमको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो हम क्या कर देंगे, 125 किलोग्राम नाइट्रोजन दे देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन होगा अगर इसका स्टेबल बना होगा। सबसे अच्छा उपाय क्या है, स्टेबल को ही हटा दो। सोरगम का ऊपर का जो सोरगम है उसको काट के निकाल लो, और नीचे से जड़ से काट के उन चीजों को भी निकाल लो, कम स्टेबल रहेगा तो कम होगा।
नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन, हमारा नुकसान भी कम होगा। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन जो थे उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा सही किया होगा। हमारा जो एफर्ट है आपको अच्छा लग रहा है तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।